गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकंड लेसन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात देखते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो यहाँ देखिएगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस मीन्स क्या है और उसमें क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट इसी में देखिए, फर्स्ट टॉपिक होता है फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया। एक्चुअली हमें पहले देखना है फ्लोरा और फ्यूना मीन्स क्या है। फ्लोरा और फ्यूना मीन्स जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम को मिला करके हम लोग फ्लोरा एंड फ्यूना कहते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीशीज को हम लोग फ्लोरा कहते हैं और फौना मीन्स एनिमल्स, मीन्स एनिमल किंगडम को फौना कहते हैं और प्लांट किंगडम नहीं तो प्लांट स्पीशीज को हम लोग फ्लोरा कहते हैं। और इंडिया, ये फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया, हमारा इंडिया की ये फ्लोरा एंड फ्यूना कैसे हैं। हमारा इंडिया का विशेषता, इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना है। और इसके बारे में देखिएगा कि यहाँ पे इनफैक्ट इंडिया इज देखिए, फर्स्ट हम लोग देखें फ्लोरा एंड फ्यूना है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स है, प्लांट स्पीशीज। फौना मीन्स एनिमल स्पीशीज होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया, इंडिया की प्लांट्स और एनिमल्स कैसा है इसके बारे में देखिएगा। और इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। इंडिया is one of the world's richest countries in terms of biological diversity. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारे इंडिया देखिए रिचेस्ट कंट्री में एक है। मीन्स हमारे इंडिया की प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ का बारे में देखिएगा तो हमारे इंडिया उसके लिए बहुत रिच है। मतलब इंडिया की प्लांट्स और एनिमल्स दोनों अच्छा है, मीन्स बहुत अलग अलग प्रकार की, मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स एक हैबिटेट के अंदर अलग अलग प्रकार की जानवर नहीं तो प्लांट्स एनिमल्स ये सब जो एक हैबिटेट के अंदर अलग अलग प्रकार की पाया जाता है, तो इसको हम लोग मतलब अलग अलग वैरायटी पाया जाता है, तो उसी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो उस तरह हमारा इंडिया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में रिचेस्ट कंट्री है। मीन्स अगर पॉसिबल तो टाइस नहीं तो ट्राइस, मतलब वर्ल्ड सेकंड पोजीशन में नहीं तो थर्ड पोजीशन में ही हमारा इंडिया शामिल है। और इंडिया की फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है। और देखिएगा, हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक की। यहाँ इंडिया की सम एस्टिमेट के अनुसार इंडिया में, लेकिन ई सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ एनिमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। लेकिन हमारी इंडिया तो रिच है, रिचेस्ट कंट्री है। इंडिया बहुत रिच है, लेकिन हमारे इंडिया की प्लांट्स में भी 10% थ्रेटेंड लिस्ट में है। थ्रेटेंड लिस्ट मीन्स ये धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होने वाले लिस्ट में है। मतलब बहुत पहले बहुत ज़्यादा था इसकी नंबर, लेकिन अभी धीरे धीरे इन लोगों का नंबर कम हो जाता है, नहीं तो कम होते जा रहा है। और ऐसा जो लिस्ट में है तो इसको हम लोग थ्रेटेंड लिस्ट में, मीन्स हमारे इंडिया की जो स्थिति है, कुछ जानवर का और कुछ प्लांट्स का स्थिति बहुत क्रिटिकल है। और ये इसको हम लोग एक ऐसे कहते हैं द वर्ड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का जो मतलब ये दुनिया से गायब होने वाले डर में है, ऐसा कुछ जानवर होता है। कौन कौन सा है देखिएगा, हमारा 10% इंडियाज 10% प्लांट्स एंड 20% recorded wild flora and 20% of its animals, mammals.
और इन द थ्रेटन्ड लिस्ट में है। और ये कौन कौन से हैं देखिएगा इसमें, जैसे जस्ट लाइक ए चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वाइल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक ये मधुआ लिखा है, महुआ सब लोग जानते हैं, महुआ बोलेगा तो सब लोग कोई जानते हैं। एंड हर्बरिया, और ये स्पीशीज ऑफ ग्रासेस हैं। ये सब प्लांट्स और एनिमल्स इसमें कुछ लिस्ट में दिया है, ये सब धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होने वाले डर में है, मतलब इन लोगों का नंबर बहुत कम होते जा रहा है। और इस तरह पूरे ये वर्ल्ड का मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मीन्स कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस नाम का एक संस्था बनाया गया है पूरे वर्ल्ड में। मीन्स IUCN कहते हैं इसको, IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तब IUCN के हिसाब के अनुसार मीन्स पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में का सब ऐसे जो एक्सटिंक्ट होने वाले नहीं तो थ्रेटन्ड लिस्ट में जो जानवर है उसी का एक लिस्ट तैयार किया है। और IUCN के अनुसार ये पूरे वर्ल्ड के जानवर को मीन्स एनिमल्स को एक कैटेगराइज किया है, तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिएगा उसी के अनुसार ये लिस्ट के अनुसार देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है, पहले हम लोग देखते हैं। ये IUCN की लिस्ट के अनुसार देखिए IUCN की लिस्ट के अनुसार है, वी कैन सी क्लासीफाई एज फॉलोस। ये जो नीचे दिया है उस तरह हमें एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले होता है नॉर्मल स्पीशीज, जो जैसे नाम सुनते हैं उसी तरह हमें मालूम है नॉर्मल स्पीशीज मीन्स अभी लगभग इनकी संख्या काफ़ी है, मीन्स 72 है। और ऐसे जानवर मीन्स जैसे मतलब ये सर्वाइवल करने में कोई समस्या नहीं है। अब सच एस कैटिल, साल, पाइन, रोडेंट्स ये सब अभी लगभग नॉर्मल पोजीशन में है, इन लोगों को तो ऊपर कोई डर की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, नेक्स्ट कैटेगरी होता है, ये तो पहले वाले यही है, सेकंड ग्रुप यही होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज मीन्स खतरे में है, मतलब इसकी नंबर काफ़ी कम होते जा रहा है। अगर इसमें हमें यही डर में है कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मीन्स एक्सटिंक्ट होने के डर में है। देखिएगा विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, इनके स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उसी डर में है। मतलब इसकी लेवल क्या है, इसकी नंबर संख्या काफ़ी कम हो गया है। हमको बहुत जल्दी इसको मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको वापस आना नहीं तो इसको नंबर बढ़ाना जल्दी पॉसिबल नहीं है, मतलब उतने खतरे में हो गया है। इसके एग्जाम्पल हैं देखिएगा, आर ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लाइन टेन्ड मकाक और सैंगाई। और ये सब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मीन्स इसकी नंबर काफ़ी संख्या काफ़ी कम हो गया है और ये मीन्स दुनिया से धीरे धीरे गायब होते जा रहा है। अगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देगा तो इस दुनिया से पूरे ख़त्म हो जाएगा, एकदम डर में है। ऐसे नेक्स्ट कैटेगरी है तीसरा होता है vulnerable species. Vulnerable species means these are species whose population had declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future. मतलब ये आने वाले समय में ये भी इसी के चपेट में है, मीन्स endangered species की उसी चपेट में है, मतलब उसी रास्ते में है।
अब धीरे 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 आने वाले समय में ये भी दुनिया से अब ख़त्म हो जाएगा, मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएगा। ये एंडेंजर्ड होने वाला है, मतलब इसकी नंबर भी काफ़ी कम होते जा रहा है। और उसके एग्जाम्पल है, देखिएगा कौन कौन सी जानवर है। एग्जाम्पल अस ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ये सब, मतलब इसको भी डर में है, अभी उसी चपेट में है। और धीरे 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 ये आगे आने वाले समय में ये भी पूरा दुनिया से इस तरह एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाएगा। मतलब इनको काफ़ी नंबर कम होकर के फिर हमको इन लोगों को नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं तो इसकी संख्या इन लोगों को आगे उस दुनिया में बचा कर रखना मुश्किल हो जा सकते हैं, ऐसे ही उस स्थिति में है। और इसके बाद नेक्स्ट ये थर्ड है, ये फोर्थ कैटेगरी होता है रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ मीन्स ऐसा है विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द एंडेंजर्ड, मतलब ये दुनिया में इसकी नंबर उतना अधिक नहीं है, पहले से नंबर कम है, ऐसा रेयर स्पीशीज़ होता है। और ये धीरे धीरे ये भी हो सकता है उसी लिस्ट में चले जा सकते हैं। ऐसा जो जानवर है, मतलब ये तो ऑलरेडी दुनिया में बहुत कम है, ये तो हर जगह नहीं पाया जाता है। ऐसा जानवर है हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डिसर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये सब है। ऐसा रेयर स्पीशीज़ होता है, इसका मतलब हर जगह ये नहीं पाया जाता है और जो दुनिया में इसकी नंबर बहुत कम है। और नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़। और फिफ्थ कैटेगरी होता है एंडेमिक स्पीशीज़ मीन्स जो पर्टिकुलर एरियाज में केवल कुछ ऐसे आइसोलेटेड एरिया में ही पाया जाता है, ऐसा जानवर को हम लोग एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। मतलब ये तो दुनिया में एक दो जगह पाया जाता है, जैसे जानवर को हम लोग एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिएगा कौन कौन सा है। इसके एग्जाम्पल है एंडेमिक स्पीशीज का अंडमान टील, निकोबार पिजियन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये ऐसा है, मिथुन को हमें मालूम है केवल पूरे दुनिया में अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, उसी तरह कुछ स्पेशल है वैसे एक दो जगह पाया जाता है, इसके बाद दुनिया में कहीं भी नहीं दिखते हैं, ऐसे जानवर हैं, तो इसको हम लोग एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। और उसके बाद सिक्स्थ कैटेगरी होता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज मीन्स इस दुनिया से खत्म हो गया है, मतलब विलुप्त हो गया है। जो जानवर इस दुनिया में था वो पूरी तरह से इसकी स्पीशीज विलुप्त हो चुका है, वैसा जानवर को एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सच स्पीशीज आर एशियाटिक चीता, पिंक हेडेड डक, ये सब ऑलरेडी हमारे अर्थ में से विलुप्त हो गया है, मतलब इसकी नंबर अभी कहीं आप नहीं पा जाएगा, मीन्स ऐसे जानवर को कहीं नहीं दिखेगा। यही स्पीशीज़ को हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। देयर आर 6 कैटेगरी। IUCN के अनुसार 6 टाइप 6 कैटेगरीज होता है। हम लोग को कहें कि 6 कैटेगरीज एंडेंजर्ड नॉर्मल स्पीशीज़ हुआ है, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गया, वल्नरेबल हो गया, और इसके बाद रेयर स्पीशीज़ हो गया है, एंडेमिक स्पीशीज़ हो गया, और लास्ट एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ऐसे 6 टाइप ऑफ एनिमल्स का स्पीशीज़ है, मीन्स पूरे वर्ल्ड में जैसे हम लोग कैटेगराइज किया है। और नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, टॉपिक है यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच अ फियरफुल डिप्लेक्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना। ये फ्लोरा एंड फ्यूना इस तरह इसकी नंबर कम होने का, नहीं तो इसी तरह डिप्लेक्शन होने का कारण क्या है, नहीं तो इसकी कौन सी नेगेटिव फैक्टर्स होता है। और इसकी नेगेटिव फैक्टर्स यही है, सबसे पहले डिफोरेस्टेशन, सबसे पहला रीज़न होता है, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। पहले वाला रीज़न होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मीन्स ये जो एनिमल्स हैं वो रहने वाले जो हैबिटेट होता है, उनकी आवासीय जो व्यवस्था होता है
और वो जो व्यवस्था ख़राब होने पर, मतलब हम लोग का कि डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। अगर डिफॉरेस्टेशन होने पर मीन्स ये पेड़ सब काट के, जंगल को काट के साफ़ करने पर इन लोगों को रहने का जगह जो हम लोग छीन ले रहा है, तो यही जानवर को रहना मुश्किल हो जाता है और उनकी जो परिस्थिति से जो परिस्थिति में ये लोग रहता था उससे अंडरस्टैंड मीन्स समझौता करना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। वही समस्या में इसी कारण से धीरे 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 इसकी नंबर कम होते जा रहा है। और नेक्स्ट रीज़न होता है हंटिंग एंड पोचिंग। देन नेक्स्ट रीज़न है हंटिंग, मीन्स एनिमल्स को जो शिकार कर रहा है, मीन्स इस जो एनिमल हंटिंग का रीज़न यही होता, एक इसके कारण हो जाता है। मीन्स ये दुनिया से धीरे धीरे डिप्लेक्ट होने का एक रीज़न यही है। और नेक्स्ट थर्ड रीज़न होता है, फॉरेस्ट फायर हो गया है। फॉरेस्ट फायर के कारण से भी यही हो सकता है। ये इन लोगों का आवासीय व्यवस्था, नहीं तो इनको हैबिटेट ख़राब हो जाता है, नहीं तो जंगली फायर की वजह से इन लोगों का हमें मालूम है, इन लोगों जो चिड़िया हैं तो घोंसला बना दिया है। चिड़िया तो आग देख करके उड़ जाते हैं, बच सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं, घोंसला है, ये सब उसमें जल जाता है। उसी तरह बहुत समस्या, मीन से ये सब जानवर उसमें फंस जाते हैं, मीन से आग में हो जाते हैं, तो उससे भी इन लोगों को बहुत समस्या हो जाता है। और नेक्स्ट रीज़न होता है, फोर्थ रीज़न है हम लोगों का है कि और ये पॉइजनिंग। पॉइजनिंग मीन्स हम लोग अपने खेत में यूज़ करने वाले इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, वो ये सब है, और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, ये सब के रीज़न से भी ये एनिमल की नंबर कम होने का, नहीं तो एनिमल से प्लांट्स है, ये सब दुनिया में सर्वाइव करना इन लोगों को प्रॉब्लम में हो जाते हैं। और ऐसे ये तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है, हंटिंग एंड पोचिंग हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, पॉइजनिंग हो गया है। और इसके बाद कुछ फैक्टर्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण से भी ये एनिमल स्पीशीज इसी दुनिया से धीरे धीरे इनकी नंबर कम होने का रीज़न हो जाता है। तब यही रीज़न होता है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स, यही सब है नेगेटिव फैक्टर्स होता है कि इनकी नंबर मीन्स कॉजेस ऑफ डिप्रेशन की रीज़न, यही सब है, यही फैक्टर्स होता है। और इसके बाद देखिए कंसर्व करने के लिए, नहीं तो इसी से हमें कैसे बचा सकते हैं। पे हमारी फॉरेस्ट सब कैसे कम हो गया है और कैसे, किस कारण से फॉरेस्ट के डिप्लेशन होता है। देखिएगा इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की वुड, बार्क्स, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइस, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्यूर एक्सेट्रा हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। फॉरेस्ट से ये सब के लिए हम लोग फॉरेस्ट को डिपेंड करते हैं। और ये सब मीन्स वुड हो गया, बार्क हो गया, लीव्स है, रबर है, मेडिसिन है, फूड, फ्यूल, फोडर, मैन्यूर, ऐसे बहुत सारे कुछ हमें जंगल से मिलता है। और ये जंगल से मिलते हैं, लेकिन ये सब इसके लिए लोग पुराने लोग ट्राइबल्स हैं ऐसे, और ये जंगल के पास में रहने वाले सब इसी को सब कुछ के लिए आसपास के जंगल को डिपेंड करते थे। और उस कारण से बहुत जल्दी हमारे इंडिया की फॉरेस्ट एरिया अब धीरे धीरे साफ करके ख़त्म कर रहा है। उस समय जो कॉलोनियल रूल के समय में, और हमें मालूम है रेलवेज एग्रीकल्चर के लिए और कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सब क्या है फॉरेस्ट को धीरे धीरे साफ करने का रीज़न हो गया है। मीन्स इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द ग्रेटेस्ट
डैमेज करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड ऑन इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कौन से पीरियड में? हमारे कॉलोनियल पीरियड के समय में। इसका कारण क्या है? उस समय रोड, रेलवे ये सब बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ सब काटा गया है। और इसके अलावा वो लोग जहाज बनाने के लिए भी बहुत सारे पेड़ काट के जंगल को साफ कर दिए हैं। और इसे देखिएगा, कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ रेलवे, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सब काम के लिए हमारे बहुत सारे जंगल को साफ किया गया है। और ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चरल एक्सपांशन हुआ बिटवीन 1951 एंड 1980। According to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agricultural land over India। देखिए, इसमें 1951 से लेकर के 1980 तक जो पीरियड के अंदर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ करके खेत बना दिया है। और मेन से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए इतनी सारी एरिया की खेत, मीन से 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है। और ये नहीं, कुछ काम अभी कुछ रीजन हो रहे हैं, उसमें भी है ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में डिफॉरेस्ट और डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। मीन्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़े हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं तो झूम कल्टीवेशन कहते हैं, नहीं तो इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। मीन्स जो आदिवासी लोग, नहीं तो ट्राइबल्स, ये लोग जो जंगल में रहते हैं उसमें 2-4 साल एक जगह अस्थिर रहेगा और उसके बाद उतना समय वहाँ पे शेड बनाएगा और वहाँ पे खेती करेगा। ये सब कुछ करने के बाद 3-4 साल हो जाएगा तो वहाँ से शिफ्ट होकर के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह जाकर के वहाँ की बड़े पेड़ जंगल सब काट के साफ कर देते हैं और उसके बाद ये काटने के बाद उसी को आग जला देते हैं। आग जलाकर और उसी में फिर जो कुछ साल तक रहेगा, खेती करेगा और वहाँ का जो ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगा, उपजाऊ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वहाँ से हटके दूसरा जगह चला जाते हैं। तो यही सिस्टम ये लोग फॉलो करते थे पहले और इसी सिस्टम को ऐसे एक जगह से शिफ्ट करते रहता है, ऐसा जो सिस्टम होता है। तो इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं तो जूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ऐसे सब अलग अलग नाम से माना जाता है। तो आज लेकिन कॉलोनियल रूल में ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये लोग बंद कर दिए थे और ये आदिवासी लोगों को, नहीं तो ये जैसे ट्राइबल्स को एक जगह फिक्स ज़मीन दे दिया है और वहाँ पर रहने के लिए इन लोग को दिया है। ऐसे ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दिए थे क्योंकि ये लोग बार बार जा कर के जंगल को साफ कर दे रहे हो तो पेड़ और सब काट दे रहा है, काट के ख़त्म हो जाएगा तो फिर वहाँ पे 4-5 साल रहेंगे और इसके बाद उसी को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएगा। तो उस तरह करेगा तो कभी भी जंगल में अच्छा टिम्बर वगैरह नहीं मिलेगा, मतलब लकड़ी है सब कॉमर्शियल यूज़ के लिए हमें कभी भी ऐसा जंगल से लकड़ी नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से लोग उसी समय ये कॉलोनियल रूल के समय में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बंद कर दिए थे। फॉरेस्ट क्लियर होने का, नहीं तो ऐसे जो डिफॉरेस्टेशन के दूसरा एक रीज़न होता है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीन्स जैसे रिवर वैली प्रोजेक्ट हो गया है, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इस तरह जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो भी मीन्स सच एज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये रिवर वाली प्रोजेक्ट है, नहीं तो हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सब कहते हैं। ऐसे जो प्रोजेक्ट आ जाता है तो ये सब फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है। और मीन्स फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन भी होता है और उस तरह हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। मीन्स बहुत बड़े डैम तैयार कर देते हैं तो ये डैम की पानी को रिजर्वोयर बनाने के लिए पूरे जंगल में, नहीं तो पूरे एरिया में पानी भर जाता है तो वहाँ जितनी हैबिटेट था वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे रिवर वैली प्रोजेक्ट भी एक कोस होता है, एक कारण है ये डिफॉरेस्टेशन का।
और नेक्स्ट फिर उसके एक एग्जाम्पल है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, और ये आप लोग जानते हैं विच वुड इनोडेट 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट। और लास्ट ही नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए वहाँ की कॉमन पीपल सब संग्राम कर खड़ा किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन नाम का, और ये प्रोजेक्ट के लिए ये सब आप लोगों को सुना होगा। और नेक्स्ट दूसरा एक रीज़न होता है माइनिंग, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की एक अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न है माइनिंग प्रोसेस, और माइनिंग प्रोसेस के लिए भी बहुत सारे जंगल को साफ करके और ये फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की रीज़न हो जाती है। जैसे डिसर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। और ये वेस्ट बंगाल में ये तो एक टाइगर रिजर्व के पास में बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, और ये डोलोमाइट माइनिंग यही एक एग्जाम्पल। इट इज डिस्टर्ब the natural habitat many species and blocked the migration route of several others including the great Indian elephant। ये सबको नुकसान होने वाले एक प्रोजेक्ट था यही माइनिंग। ये माइनिंग चल रहा है, उसी से बहुत सारे नुकसान होते हैं फॉरेस्ट की। नेक्स्ट फॉरेस्ट रीज़न बताया है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, hunting, poaching, over exploitation, environmental pollution, poisoning and forest fire are factors। और ये सब एनिमल्स को जो डिप्लेक्शन होने का रीज़न है, द कॉजेस ऑफ मीन्स फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट आउटकम ऑफ ये फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, नहीं तो आउटकम ऑफ the destruction of forest and wildlife not just a biological issue। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट और नहीं तो वाइल्ड लाइफ केवल एक बायोलॉजिकल इश्यू नहीं है। तो मतलब बायोलॉजिकल इश्यू मीन्स इसकी नंबर कम हो जाते हैं, तो हम लोग देखें क्या क्या समस्या होता है। मतलब ये सब कुछ ये जानवर है, प्लांट्स है, इस दुनिया में से एकदम कंप्लीट ख़त्म हो जा रहा है, ऐसे इन लोग का नंबर ख़त्म होते जा रहा है। और लेकिन ये केवल यही एक इश्यू नहीं है, और उसके अलावा मीन्स इसकी आउटकम क्या क्या है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के एंड वाइल्ड लाइफ आउटकम ऑफ इसकी रिजल्ट, नहीं तो इसकी समस्या क्या क्या है। नहीं तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से किसको किसको परेशानी होता है। और सबसे पहले हम लोग कहें कि और जो लोग फॉरेस्ट से डिपेंड करके अपने जीवन बिताते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को होता है। और हमें मालूम है सबसे ज़्यादा इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होता है, जो लोग हैं ट्राइबल्स को ही सबसे ज़्यादा समस्या इससे होता है। कारण इन लोग सब कुछ के लिए फॉरेस्ट को डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, फोडर के लिए और मेडिसिन के लिए। और इन लोग फॉरेस्ट से कुछ गैदरिंग करके ला देते हैं, और इसके बाद उसी को बेच करके अपना रोज़ रोटी के लिए पैसा भी कमाते हैं। तब अगर ये फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अफेक्टिंग करने वाले एक कम्युनिटी है ट्राइबल्स। और उसके बाद मीन्स उसको हम लोग कल्चरल इश्यू कर सकते हैं, मीन्स इस द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब ऐसे इन लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है, तो इन लोगों को भी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा इंडिपेंडेंस के पहले जो जितना बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ था, उसमें बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी आज ख़त्म हो गया है, मतलब गायब हो गया है। और कुछ लोग जो अलग अलग कम्युनिटी से मिल गया है, और कुछ लोग कॉमन पीपल से मिल गया है। मतलब वो जो एक कल्चर था, वो कल्चर है धीरे धीरे लॉस हो गया, मतलब ख़त्म हो गया है और विलुप्त हो गया। और नेक्स्ट
इसलिए यही एक कल्चरल लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसका एक रीज़न मीन्स एक आउटकम यही है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। और इसमें हमें मालूम है जो लोग फिर जंगल के पास में रहते हैं, नहीं तो मीन्स फॉरेस्ट के पास में रहने वाले हैं लोग, और उसमें वुमन फोक एक दूसरी कैटेगरी होता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन से परेशान हो जाते हैं। कारण हमें मालूम है इन लोगों को वुमन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूअल, फोडर, वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस। ये जो एक फैमिली में है तो सबसे ज़्यादा यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब जो फ्यूल कलेक्ट करने का, मतलब वुड लकड़ी कलेक्ट करने का, फोडर मीन्स जानवर के लिए चारा, वाटर, ये सब कलेक्ट करने की जिम्मेदारी वुमन फोक की होता है। तब यही जो जंगल की नुकसान होने पर, मतलब जंगल की डिस्ट्रक्शन होने पर इन लोगों को पहले 1 किलोमीटर चलना है तो अभी दूर जंगल में जाना है तो उसकी दूरी, ये जाने वाला रास्ता नहीं तो इसकी दूरी ज़्यादा मीन्स यहाँ पे देखिएगा मोर देन 10 किलोमीटर तक ये कलेक्ट करने के लिए पैदल चलने वाले लोग भी आज हैं। जैसे मध्य प्रदेश में है, ऐसे छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, ये सब जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ होता है जंगल से रिलेटेड है, और इन लोगों को इसकी समस्या होती है। और ये चिल्ड्रन एंड वुमन, ये दोनों ग्रुप को इसी की समस्या होगा, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खत्म होने पर, नहीं तो इसी नुकसान होने पर ये इसी के समस्या प्रभाव पड़ने वाले एक दूसरी कैटेगरी है वुमन एंड चिल्ड्रन। और इसके बाद और इसकी डायरेक्ट आउटकम होता है ये तो हम लोग कहें कि इनडायरेक्ट आउटकम कह सकते हैं, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। और ये डायरेक्ट आउटकम होता है। डायरेक्ट आउटकम में एक है जैसे द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या क्या है? इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्रॉट, deforestation included, induced flood and poverty is a direct outcome of environmental destruction है। ये environmental destruction का एक डायरेक्ट इनकम है पॉवर्टी, गरीबी होना भी यही इसकी रीज़न हो जाते हैं। और ये तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आउटकम क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखें। और नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मीन्स ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, कैसे हम लोग इसको कंजर्व करके मीन्स बचा कर रखेंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में। means the Indian Wildlife Protection Act was implemented on 1972. It is very important है। और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। और ये 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया है। और ये एक्ट पास करने से मीन्स गवर्नमेंट ने ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, नहीं तो कंजर्व करने के लिए एक नया नियम पास कर दिया है। और इसी नियम है 1972 का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में है ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1972। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार ये कैसे कैसे नियम पास करेगा तो इसको बचा सकते हैं, नहीं, नियम पास करने पर मतलब ये नियम के अनुसार कैसे कैसे ये हमारे फॉरेस्ट को बचाना है। सबसे पहले है फर्स्ट ये हंटिंग और पॉचिंग को हंटिंग और पॉचिंग ये सब
क्या किया है, मना कर दिया है। मीन्स इसको कंट्रोल करने के लिए नियम पास कर दिया है। मीन्स इस तरह जंगल में जल्दी जाकर घुसकर किसी भी कोई भी जानवर को मारना ये सब मना कर दिया है। उसके लिए एक देखिएगा इसके लिए कैसे कैसे हैं। देखिए, इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। पहले क्या है, इसके अनुसार प्रोटेक्टिंग है ए ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज, इसमें कौन कौन सी जानवर खतरे में हैं उनका एक लिस्ट तैयार कर दिया है। सबसे पहले यही एक लिस्ट तैयार किया है। इंडियन लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीशीज ऑफ वाज आल्सो पब्लिश्ड। और इसके बाद ये इसके अनुसार ये लोग टुवार्ड्स द प्रोटेक्टिंग द रिमाइनिंग पॉपुलेशन, जो लोग जो बचा है तो मतलब थ्रेटन में मतलब ये लोग डेंजर में खतरे में हैं, अगर इन लोग का नंबर कुछ बचा है तो वो जो बच्चे हैं उसी को आने वाले समय के लिए फिर इसको डिस्ट्रक्शन नहीं होना है, नहीं तो इसको और इनकी नाश नहीं करना है। उसी से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें हंटिंग, देखिए बानिंग हंटिंग, ये हंटिंग को बान कर दिया है। सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट तैयार कर दिया है और इसके बाद बान द हंटिंग, जो सेकंड ये हंटिंग को बान कर दिए हैं। और इसके बाद गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, और ये थर्ड लिस्ट में ये थर्ड काम है, लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट। इन लोगों का हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दिया है। इसकी मतलब इनकी हैबिटेट को कोई डिस्टर्ब नहीं करे और उन लोगों को आराम से रहने के लिए जो व्यवस्था है उसी में, मतलब जिस एरिया में ये लोग रहने पसंद करते हैं उसी एरिया को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए डिसाइड हुआ है। और नेक्स्ट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और फोर्थ है पॉइंट है रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसकी मतलब हमें मालूम है जानवर को मेन से ऐसे ट्रेड करता था, जैसे जो जानवर को मेन से जैसे टाइगर है, टाइगर का है तो इसकी खाल और उसकी जो नाखून है ये सब बहुत महंगा महंगा बेचते हैं। हमें मालूम है पुराना वाला फिल्म में और जो गैंगस्टर में राजा लोग सब है, इनकी जो खाल है उसको सुखा कर उसमें बैठने के लिए, और ये जो उसकी जो इन लोगों के नाखून है, दांत है, ये सबसे माला उस मतलब लॉकेट वगैरह बना करके पहनते थे। वो सब एक सिंबल जैसे माना जाता था, इसीलिए ये सब के लिए बहुत सारे जानवर को हंटिंग करते थे। तब वही जो इसकी इन लोगों को हंटिंग करके इसकी जो नाखून के लिए और इसकी जो स्किन के लिए और जो दांत है ये सब के लिए इन लोगों को ट्रेड होता बहुत ज़्यादा चलता था। अगर ऐसा ट्रेड को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जैसे पूरे ट्रेड इलीगल ट्रेड होता था, इलीगल ट्रेड को ख़त्म कर दिया है, तब यही होता है गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार। मतलब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और उसकी क्या क्या काम होता है। फर्स्ट हम लोग देखें पब्लिश लिस्ट तैयार कर दिया है और इसके बाद ये प्रोटेक्ट रिमाइनिंग जो पॉपुलेशन है उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों कुछ डिसीजन लिया है। फर्स्ट वन हंटिंग को बैन कर दिया और इसके बाद सेकंड लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, इन लोगों हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दिया है। और थर्ड रीज़न थर्ड पॉइंट यही होता है रेस्ट्रिक्शन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। और इस तरह यही है कि इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ है और क्यों, नहीं तो इससे क्या क्या काम होता है। इसी की पॉइंट वाइज पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर दीजिएगा और इसकी नोट तैयार कर दीजिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार यही परीक्षा में आते हैं। और नेक्स्ट ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार फिर ये लोग एक प्रोजेक्ट ट्राई मीन्स नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये भी स्थापना किया है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार
जो जानवर खतरे में हैं उनकी जो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में इनको आराम से रहने के लिए सरकार ने वही एरिया को सेपरेट करके उसके लिए प्रोटेक्शन दे दिया है। और उसके लिए जो अलग रिजर्व कहते हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल्स है। जैसे हमें मालूम है सबसे ज़्यादा इन जो नंबर कम होते जा रहा था टाइगर का, मीन्स हमारी नेशनल एनिमल है, तब वही टाइगर के लिए सबसे पहले टाइगर रिजर्व कहते हैं, मीन्स उसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर नाम की एक प्लान तैयार कर दिया और इसके बाद इन लोगों के लिए सेपरेट जो जंगल में जिस एरिया में ये लोग रहना पसंद करते हैं उसी एरिया को लीगल प्रोटेक्शन देते हुए उन लोगों को आराम से रहने के लिए ये सब व्यवस्था बना दिया है। तो वैसे ही व्यवस्था है, उसको हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नहीं तो रिजर्व कहते हैं, टाइगर रिजर्व। तो उस तरह टाइगर रिजर्व हमारा इंडिया में ऐसे अलग अलग नेशनल प्रोजेक्ट हुआ है फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, इंक्लूडिंग टाइगर को लेके देखिएगा द टाइगर, वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, कश्मीर स्टैग और हंगुल, और 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स। मीन्स 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल्स कौन कौन सा है? फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर एंड घरियल। द एशियाटिक लायन एंड सम अदर्स। इतनी एनिमल्स के लिए ही हमारे इंडिया में स्पेशल प्रोजेक्ट होता है। और टाइगर के लिए है तो प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। और बाकी जो जानवर हैं हमें मालूम है हमारे इंडिया में ही पाया जाता है वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। ये वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में सब राइनोसेरस पाया जाता है 2 हॉर्न्ड है, मीन्स इनकी नाक के ऊपर 2 हिंग होता है। और ये इंडिया में है जो केवल एक ही सींग वाले पाया जाता है। और ये एक ही सींग वाले राइनोसेरस है, वर्ल्ड फेमस है, इसलिए इस लोगों को लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंडिया में प्रोजेक्ट बनाया है। हमें इसको असम में वन हॉर्न्ड राइनोसेरस के लिए असम में एक नेशनल पार्क होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसके बाद इस तरह जो कश्मीर स्टैग हंगुल कहते हैं। और उसके बाद 3 टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, ये तीनों प्रकार की क्रोकोडाइल जो फ्रेश वाटर में रहने वाले भी, साल्ट वाटर में रहने वाले और घरियल होता है। और इस सब के लिए भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, नेशनल पार्क है। और ये नहीं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा जाता है इंडिया में भी। और इसके अलावा देखिए द मोस्ट ऑफ रिसेंटली इंडियन एलिफेंट ब्लैक बक, चिंकारा कहते हैं ब्लैक बक को, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड मीन्स गोडावान, and the snow leopard etc. have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. इन लोगों को भी कहीं कहीं फुल प्रोटेक्शन और कभी पार्शियल प्रोटेक्शन दिया है। ये भी धीरे धीरे अब ख़त्म होने वाले रास्ते में है, इसलिए इन लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। और हमारे प्रोजेक्ट टाइगर नहीं तो नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ हैं उसके बारे में भी एक लिस्ट दिया होगा। देखिएगा यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हैं, बाकी आप लोग देखिएगा यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब स्थापना हुआ है? 1973 में। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ है? 1972 में। और 1 साल के बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट का स्थापना हुआ, ये लॉन्च किया था। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट, ये केवल टाइगर रिजर्व है, टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए है। और टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला।
These are the important tiger reserves in India. सब इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व के सब इम्पोर्टेंट यही होता है उत्तराखंड में कि सबसे पहले जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है और उसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क का भी एक विशेषता हमें हमारी नेशनल एनिमल जो बंगाल टाइगर है उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सुंदरबन नेशनल पार्क है। और बांधवागढ़ मध्य प्रदेश का और सरिस्का राजस्थान, मानस टाइगर आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। दीज आर द इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। नेक्स्ट, ये तो हम लोग बड़े बड़े जानवर के बारे में बोले हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे जानवर भी हैं जैसे बटरफ्लाइज है, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, ये सब के लिए तो देखिएगा सेवरल हंड्रेड्स बटरफ्लाइज, मथ, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। ये सब इसको भी ये सबको भी ये प्रोटेक्टेड लिस्ट में है। हम लोग अभी तक बड़े बड़े जानवर के बारे में देखे हैं, अब छोटे जानवर हैं, लेकिन इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो उसके साथ साथ में हमें फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। मीन्स फॉरेस्ट के लिए सबसे पहले फॉरेस्ट को सेव करने के लिए क्या क्या किया है देखिएगा। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। नहीं, ये फॉरेस्ट को मैंने कंसर्व करने के लिए हमारे इंडिया में एक डिपार्टमेंट अलग होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे आर, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार मीन्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड। मीन्स ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस की मालिक कौन है, नहीं तो इसको मैनेजिंग करने वाले कौन है। हमारे इंडिया की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है और इसके अनुसार मीन्स वाइल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की और ओनर नहीं तो मालिक कौन है, नहीं तो इनको मैनेजिंग करने वाले कौन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको देखभाल करते हैं। और इसके बाद इन लोगों के अनुसार देस आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। और इसके अनुसार फॉरेस्ट को जो नीचे दिया गया कैटेगरी में डिवाइड किया है। फॉरेस्ट को कैसे कैसे कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। Reserved forest means more than half of the total forest land has been declared reserved forest. और ये reserved forest means reserved forest are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resource are concerned. और सबसे reserved है, second protected, थर्ड होता है अनक्लास्ड। अनक्लास्ड फॉरेस्ट नहीं तो इसको विलेज फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। द फर्स्ट वन पहले वाले देखें, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट मीन्स जो हमारे इंडिया की जो परमानेंट फॉरेस्ट होता है उसी को रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। परमानेंट फॉरेस्ट मतलब ये तो बहुत पुराने ज़माने से बहुत बड़े बड़े टिम्बर्स देते हैं, वैसे फॉरेस्ट है उसी को परमानेंट फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। और इसकी विशेषता, लेकिन ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है तो लोगों को उसमें प्रवेश कर सकते हैं, जैसे जानवर को चराने के लिए, नहीं तो घास काटने के लिए, लकड़ी कलेक्ट करने के लिए सब प्रवेश करना पॉसिबल है। और लेकिन नेक्स्ट ग्रुप होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मीन्स उस पर किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगा। मीन्स एकदम प्रोटेक्टेड है, उसमें जानवर को चराना है, नहीं तो घास काटना है, लकड़ी कलेक्ट करना है, ये सब बंद है। कोई काम के लिए इसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगा। यही होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट है तो लोगों को यही घास काटने के लिए, नहीं तो जानवर को चराने के लिए प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो ये सब मना है, कुछ भी उसमें पॉसिबल नहीं है। इवन घास काटने के लिए भी उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं होता है। वैसे जो फॉरेस्ट है तो उसको हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कह सकते हैं। मतलब उसमें इसमें कोई भी काम अलाउ नहीं है,
उस पे घास काटने के लिए भी तक काम अलाउ नहीं होता है। और नेक्स्ट होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, नहीं तो विलेज फॉरेस्ट कहते हैं। और ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट में है तो गांव में है, नहीं तो ऐसे वेस्ट लैंड है, ये सब जो छोटे छोटे जंगल होता है उसी को हम लोग अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। और ये हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो होता है वो जैसे जंगल जैसे हो गया है, नहीं तो किसी प्राइवेट व्यक्ति का है। अभी कुछ समय के लिए ये जंगल जैसे है, जब वो लोग चाहते हैं तो इसको साफ करके अपना पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो ज़मीन है मतलब उसके लिए ये तो कोई परमानेंट भी नहीं है, ऐसा सरकार की अनुमति नाम पे जो ज़मीन भी नहीं है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी हो सकता है। गवर्नमेंट ओनरशिप में ज़मीन है, वो जो अभी कोई काम के लिए यूज़ नहीं हो रहा है वैसे पड़े हैं, ऐसा जो फॉरेस्ट होता है ये सबको लेकर के हम लोग अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। तब 3 कैटेगरी का फॉरेस्ट है, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट। हम लोग बोले हैं ऑलरेडी। रिजर्व फॉरेस्ट मीन्स जो गवर्नमेंट मीन्स हमारे इंडिया में 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया की 75% भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब लार्ज एरिया ऐसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट होता है। लेकिन रिजर्व्ड फॉरेस्ट में यही है जो गांव के लोगों को जाकर घास काटना, नहीं तो हल्का लकड़ी जलाने के लिए सब ला सकते हैं, उसके लिए अनुमति है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन होगा, उसमें किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और जाकर के उसमें घास लाना और लकड़ी लाना ये सब पॉसिबल नहीं। और तीसरा ग्रुप अनक्लास्ड। अनक्लास्ड मीन्स जैसे वेस्टलैंड हो गया, गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज हो, इसी तरह जो पड़ा है उस पर जंगल जैसे हो गया, ये सब को लेकर के हम लोग अनक्लास्ड फॉरेस्ट कह सकते हैं। और नेक्स्ट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन मीन्स अभी हम लोग को बताए हैं कि गवर्नमेंट की कंजर्वेशन मेथड क्या क्या है। गवर्नमेंट एक फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड लागू किया है। और नेक्स्ट कुछ कम्युनिटी जो होता है अपनी आसपास के एरिया को, जंगल को मतलब ऐसे साफ करने से, नहीं तो लोगों इसी जंगल को बर्बाद करने से बचाने के लिए जो गांव वाले तैयार हो जाता है, तो ऐसे हैं तो इसको कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कहते हैं। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजेस हैव fought against mining by citing the wildlife protection act। ఈ सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में मतलब ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास में जो माइनिंग के लिए कुछ प्लान तैयार हो गया था, लेकिन वहाँ की गांव वाले उसके लिए एकदम हंगामा कर दिए, समस्या हो गया, तब यही कम छोड़ दिया है। इसका मतलब उसी टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ की लोकल पीपल तैयार हो गया है, उस कारण से ये सरिस्का टाइगर रिजर्व मतलब उसमें आज जो टाइगर रिजर्व हो गया है उसी से, यही कम्युनिटी कंजर्वेशन की एग्जाम्पल है। और इस तरह बहुत अलग अलग जगह पे होता है। कुछ तो टेम्पल के आसपास की एरिया है, नहीं तो ये सब ऐसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव धकाव sanctuary है, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment। देखिएगा the inhabitants of the 5 villages अलवार in राजस्थान, राजस्थान की 5 गाँव वाले मिल करके अलवार डिस्ट्रिक्ट में 1200 हेक्टेयर्स ऑफ जमीन फॉरेस्ट को ये लोग स्वयं नियम बना करके प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें किसी को एंटर करने की अनुमति नहीं देता है। वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट कोई भी एनक्रोचमेंट उसमें अलाउ नहीं करते, गांव वाले अलाउ नहीं करते हैं। तो उस तरह से इसको कहते हैं भैरवदेव धकाव सैंक्चुरी कहते हैं। और इस तरह यही ये भी कम्युनिटी
कंजर्वेशन की एग्जाम्पल है। ऐसे कुछ सेक्रेट ग्रोव्स मीन्स हम लोग नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड, हमारे नेचर को वर्शिप करना हमारे पहले वाले ज़माने से चलता है। कुछ पेड़ों को लोगों ने पवित्र माना जाता है। ऐसे ही अलग अलग देखिएगा यहाँ पे हमारे यहाँ हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो पीपल के ट्री हैं और बरगद की पेड़ हैं, ये सबको पवित्र मानते हैं। और कुछ स्टेट में अलग अलग पेड़ को मानते हैं। देखिएगा द मुंडास एंड द संदाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ को पेड़ को वर्शिप करते हैं। और उस तरह कदम्बा मीन्स जो कदम की पेड़ है, कदम की पेड़ को भी, और महुआ और कदम की पेड़ दोनों को ये छोटा नागपुर रीजन का मीन्स झारखंड छत्तीसगढ़ रीजन के लोग इसी को वर्शिप करते हैं, इस पेड़ को। और इसके अलावा बिहार वर्शिप द तमरिंड एंड बिहार एंड उड़ीसा का और बिहार के लोग देखिएगा मैंगो ट्री को और तमरिंड ट्री को उन लोग का शादी के समय में इसकी पूजा किया जाता है। और टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्री आर कंसिडर्ड सैक्रेड, पीपल और बनियन ट्री को भी पवित्र मानते हैं। हमें मालूम है बहुत सारे जगह में टेम्पल के पास में जानवर को खाना खिलाया जाता है। दे आर feed daily and treated as a part of temple devotees in and around the Vaishnav villages in Rajasthan. और ब्लैक बक चिंगारा को नीलगाय एंड पीकॉक कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी कैन हार्म देम। जैसे राजस्थान में देखिएगा एक टेम्पल के पास में इन लोगों को भी डिवोटी जैसे माना जाता है, खाना भी खिलाया जाता है। और ये जो चिंगारा है, नीलगाय है और पीकॉक हैं, ये सबको कोई छू नहीं सकते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे पीकॉक को और कई प्रकार की प्लांट्स को भी हम लोग को ऐसे पवित्र माना जाता है। लंगूर है और अलग अलग जो मंगीस, मक्का को मंगी है, ये सब को इस तरह पवित्र मानते हैं और इसी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। और नेक्स्ट ये जानवर को, वाइल्ड लाइफ नहीं तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए सामाजिक तरह सोसाइटी की तरफ से भी कुछ आंदोलन हुआ है। और उसकी एग्जाम्पल है एक चिपको मूवमेंट, द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयस एज नोटेड। देखिएगा यहाँ पे चिपको मूवमेंट कहते हैं। यही एक अफॉरेस्टेशन से, पेड़ काटने से बचाने के लिए, जो पेड़ को बचाने के लिए जो मूवमेंट हुआ था, इसी को चिपको मूवमेंट कहते हैं। और इसके बाद एक है बीज बचाओ आंदोलन, ये तहरी एंड मध्य प्रदेश नवधान्य, ये have shown that adequate levels of diversified crops production without the use of synthetic chemicals are possible and economically valuable। मीन्स ये बीज बचाओ आंदोलन जो है, इसमें केमिकल्स मिला करके इसकी ख़राब करने से बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसी को तो ये बीज बचाओ आंदोलन कहते हैं। और एक फिर पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ लगाना और पेड़ को काटना बंद करना, ये सब के लिए एक मूवमेंट हुआ था, इसको चिपको मूवमेंट कहते हैं। Joint forest management program furnishes a good example for involving local communities in the management। मतलब ये JFM नाम का एक संस्था है, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। मीन्स लोकल पीपल्स को इंक्लूड करके, मीन्स उन लोगों का भी प्रातिनिधित्व को ले करके जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है और उसको प्रोटेक्शन देता है, उसी प्रोग्राम को JFM कहते हैं। और इंडिया में कई जगह ये लोग ऐसे गाँव वाले से मिलकर ये प्रोग्राम, तब आप लोग देखिए इसी लेसन में इतना ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखें कि वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना क्या है, और इसके बाद
वाइल्ड लाइफ को मीन्स एनिमल्स को कैसे कैसे कैटेगराइज किया है, कितनी प्रकार की मीन्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़, एंडेमिक है, और इस तरह जो कैटेगरी में डिवाइड किया था। और उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, उसके लिए एक नियम पास कर दिया। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं 1972 में। और ये प्रोटेक्शन एक्ट में इन लोगों क्या क्या एक्शन लिया है और उसके बारे में भी देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग देखे थे कितनी प्रकार की फॉरेस्ट होता है और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। इसके बाद इसके अलावा फिर कौन कौन सी संस्था हुआ है, नहीं तो कौन सी आंदोलन हुआ है हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। इतना है, इम्पोर्टेंट है। यही आप लोग जो हमने नोट इसमें बताया है, आप लोग इसकी नोट तैयार करिएगा और उसमें से क्वेश्चन तैयार करके जो नोट प्रिपेयर करिएगा। और कोई आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा और ज़रूर हमारी वीडियो शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।